हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका जूलॉजी का टीचर और आपका दोस्त डॉक्टर नीतीश शर्मा। लास्ट टर्म पे लास्ट पार्ट में हम लोग ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पढ़ लिया था, पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? उसमें सबसे पहले पढ़ा था हम लोग ने नॉस्ट्रिल के बारे में। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल दो होते हैं। उससे क्या पढ़ा था? उनसे एयर गई, कहाँ गई? नेजल ट्रैक में। नेजल ट्रैक से कहाँ गई? फेरिंग्स। फेरिंग्स को क्या बोल देते हैं? नेजोफेरिंग्स भी। वहां से एयर कहाँ जाती थी? वहां से एयर जाती थी ट्रैक लैरिंग्स में। लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या बोलते थे? ग्लोटिस। लैरिंग्स से एयर कहाँ जा रही थी? ट्रैकिया में। फिर ट्रैकिया के बारे में आपने पढ़ा कि ट्रैकिया में सी शेप्ड की यानी इनकम्प्लीट ट्रैकियल रिंग्स होती हैं जो कि कार्टिलेज की बनी होती है। फिर आपने पढ़ा था कि ट्रैकिया बाइफरकेट कर जाता है एट द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री और वो चला जाता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जाके ट्रैकिया डिवाइड करता है और डिवाइड करके क्या बनाता है? ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। फिर ब्रोंक्यूल्स में दो तरह के ब्रोंक्यूल्स थे, एक प्रॉक्सिमल या इनिशियल और एक टर्मिनल या डिस्टल। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे क्या बनता है? एल्वुलाई। फिर एल्वुलाई के बारे में क्या पढ़ा था? इर्रेगुलर, बहुत अजीब, मतलब इर्रेगुलर बैग लाइक और मोर वेस्कुलर स्ट्रक्चर, जो कि क्या काम करते हैं? एक्सचेंज ऑफ एयर का। एल्वुलाई बने किससे होते हैं बेटा? तो एल्वुलाई बने होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है, सिंगल लेयर्ड यानी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। और आपको अगर टिश्यू से रिलेटेड ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़िएगा। ठीक है, फिर यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक बात और पढ़ी थी हम लोगों ने कि लंग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड। सॉलिड क्यों होते हैं? क्योंकि लंग्स के अंदर क्या भरा होता है? ब्रोंकस खूब सारे, ब्रोंक्यूल खूब सारे और एल्वुलाई भी खूब सारे। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक, दूसरा क्या मैंने वर्ड बोला था आपको लंग्स के लिए? स्पॉन्जी। स्पॉन्जी क्यों है? क्योंकि जो ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल और एल्वुलाई है उनमें क्या भरी हुई? एयर, तो वो स्पॉन्जी है। और तीसरा क्या बताया था आपको? नॉन मस्कुलर। इसका मतलब जो एल्वुलाई हैं उनके अंदर अपने आप प्रॉपर्टी नहीं रहती कॉन्टेक्ट एंड रिलैक्स होने की। तो उसी को ही अब हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं थोरैसिक केज या थोरैसिक कैविटी की। किसकी बात करते हैं बच्चों? थोरैसिक केज। केज, केज का मतलब क्या होता है? पिंजरा। या थोरैसिक कैविटी। ठीक है, तो थोरैसिक केज या थोरैसिक कैविटी यानी एक थोरैसिक पिंजरा। तो थोरैक्स किस रीजन को हम लोग बोलते हैं? इस रीजन को थोरैक्स बोलते हैं। और इसी के अंदर लंग्स और हार्ट इनक्लोज रहते हैं यानी बंद रहते हैं। जब कोई चीज बंद है तो इसका मतलब वो क्या है? पिंजरा। पिंजरा जानते हैं ना आप? केज, जिसके अंदर कोई एनिमल को आप बंद कर देते हैं, उसके निकलने का रास्ता नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए थोरैसिक कैविटी बनती किससे। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे बोन होती है आपकी। ठीक है, उस बोन का नाम क्या है? स्टर्नम। कौन सी बोन होती है? स्टर्नम, जो कि थोरैसिक कैविटी का वेंट्रल यानी आगे का पोर्शन बनाती है। ठीक, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि करके कि ये बना किससे होता है थोरैसिक कैविटी। अच्छा, थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या होता है? इनक्लोजेस यानी बंद रखता है किसको? इनक्लोजेस हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, इन दोनों को बंद रखता है। और ये फिर बना किससे होता है? कंसिस्ट ऑफ, अलग अलग जगह पे अलग अलग, यानी वेंट्रली किससे बना होता है? वेंट्रल साइड से। ठीक, फिर डोर्सल साइड में किससे बना होता है? फिर लेटरल साइड में किससे बना होता है? फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में किससे बना होता है? पोस्टीरियर साइड में किससे बना होता है? एंड एंटीरियर साइड में किससे बना होता है? ठीक है। तो आप जो है देखते रहिएगा। ठीक, वेंट्रल साइड में, तो वेंट्रल साइड में यानी यहाँ पर वेंट्रल साइड में कौन सी बोन होती है बेटा? स्टर्नम। अब अगर आपको बोन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का चैप्टर देखिएगा। ठीक है, वहां मैंने बोन को डिटेल में पढ़ा रखा है। तो आगे साइड में ये जो बोन होती है ये स्टर्नम बोन है। फिर ये जो पूरी होती है ये रिप्स होती है। ठीक है, यानी लेटरल साइड में। और पीछे साइड में कौन सी वर्टिब्री होती है जो मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर्स में? पीछे साइड में जो वर्टिब्री होती है उसका नाम है थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है, तो वेंट्रल साइड को किसने बनाया? स्टर्नम बोन ने। डोर्सल साइड को किसने बनाया? थोरैसिक वर्टिब्री ने।
थोरेसिक वर्टिब्री। लेटरल साइड को किसने बनाया? रिब्स ने। पोस्टीरियर, अब नीचे का पोर्शन किसने बनाया? आपको याद होगा मैंने ऐसे फ्लैप लाइक एक डायग्राम में दिखलाया था आपको, डोम शेप स्ट्रक्चर, हाईली मस्कुलर। वेरी गुड, डायाफ्राम किसने बनाया? डायाफ्राम। ठीक है, और एंटीरियर साइड में कौन है? नेक। नेक एंड हेड। ठीक है, ये ऊपर का पोर्शन है। देखिए पहली बात तो आप लोग को पढ़ाया ही कभी कभी लोग गलत जाता है। ठीक है, कई टीचर्स जो है वो प्रॉपर वे में समझा नहीं पाते हैं कि वेंट्रल है कौन सा। चलिए आप बताइए वेंट्रल का मतलब क्या होता है? तो वेंट्रल का मतलब कभी भी आगे और पीछे नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं यूं लेट जाऊं पेट के बल अपने, तो मेरा आगे तो खोपड़ी हो गई, पीछे पैर हो गया, तो क्या खोपड़ी वेंट्रल होगी? नहीं। वेंट्रल का मतलब होता है बेली। मैंने आपको पहले ही बताया, टर्मोलॉजी पे फोकस करिए। अगर टर्म की मीनिंग याद रहेगी तो आपको कभी भी जूलॉजी रटनी नहीं पड़ेगी। आप समझे रखोगे तो हमेशा काम आएगी, इवन मेडिकल कॉलेज में भी काम आएगी। ठीक है, तो वेंटर का मतलब बेली। जिधर भी आपकी बेली यानी एब्डोमेन रहता है, ठीक है, उसको वेंटर बोलते हैं। अगर मैं खड़ा हूं तो मेरा वेंटर आगे साइड में दिख रहा है तो आगे होगी, बेली आगे, तो वेंटर हिस्सा आगे। अगर मैं लेटा रहता तो वेंटर, पेट के बल लेटा हूं तो वेंटर हिस्सा नीचे। ठीक है, और अगर मैं पीठ के बल लेटा हूं तो वेंटर हिस्सा ऊपर। ठीक है ना, तो वेंटर जो है उसको वो किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? बेली के लिए। ठीक है, जिधर साइड में बेली यानी एब्डोमेन रहेगा उधर साइड में वेंटर, अपोजिट टू दैट डोर्सल। ठीक, तो वेंटर साइड में कौन सी बोन है? स्टर्नम। डोर्सल यानी पीछे साइड में, फिर वही पीछे नहीं मतलब वेंट्रल के पीछे। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्री कितनी होती है? 12। ठीक, मैंने आपको बताया था पहले भी। लेटरल साइड में क्या है? रिब्स है। पोस्टीरियर साइड में क्या है? डायाफ्राम है। और ऊपर साइड में क्या है यानी एंटीरियर साइड में क्या है? नेक। अब एंटीरियर भी एंटीरियर नहीं होता है। एंटीरियर किसको बोलते हैं? एंटीरियर का मतलब होता है जिधर साइड में आपका ब्रेन हो। भाई अगर आप लेट जाएंगे पेट के बल या पीठ के बल तो आपका हेड हो जाएगा आगे साइड में, तो आगे के लिए तो एंटीरियर यूज नहीं करना चाहिए फिर तो, है ना, क्योंकि एंटीरियर मतलब तो ऊपर होता है, तो ऊपर नीचे और आगे पीछे नहीं होता है। एंटीरियर वो जगह होती है जहां पे आपका ब्रेन हो। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे एनिमल में तो ब्रेन होता ही नहीं सर, हेड होता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हेड या ब्रेन नहीं फॉर्म्ड हुआ है तो आप क्या ध्यान रखेंगे? एंटीरियर वो पोर्शन है जहां पे सेंसरी ऑर्गन के नंबर सबसे ज्यादा हो। जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसरी ऑर्गन हो या ब्रेन हो या नर्वस सिस्टम हो, उस हिस्से को बोलते हैं एंटीरियर, एंड अपोजिट टू दैट पोस्टीरियर। तो मेरे हेड में सबसे ज्यादा सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ब्रेन भी है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी हैं, इसीलिए ये मेरा पोर्शन क्या हो गया? एंटीरियर। और नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया? पोस्टीरियर। बात समझ में आ रही है आपको? एंटीरियर पोस्टीरियर भी। ठीक, तो ये है थोरेसिक केज। अब केज है तो चारों ओर से इसको इनक्लोज कर रखा है, लंग्स को। इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? आज सोच रहे होगे आप लोग कि मैं ये इतने सारे बैलून्स लेके क्यों आया हूँ। तो भाई बैलून कब फुलाता है कोई बंदा? जब उसका बर्थडे होता है। तो आज मेरा बर्थडे है, तुम लोग विश भी नहीं भेज रहे हो। मजाक कर रहा हूँ, आज मेरा बर्थडे नहीं है। वैसे तो बर्थडे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना पड़ेगा कि सर आपका बर्थडे कब होता है, अदरवाइज नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, ये बैलून, अरे तुम लोग के लिए तो बड़ा प्यारा सा बैलून निकल आया है। ठीक है, तो ये बैलून नहीं है एक्चुअली, ये क्या है? लंग्स। अबे लंग्स तो निकाल के नहीं दिखला देना तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या दिखलाया? बैलून। तो जैसे ये बैलून है वैसे ही हमारे लंग्स होते हैं। ठीक, क्या ये बैलून अपने आप से यूं पिचक सकता है या अपने आप से फैल सकता है? डायलेट या कॉन्ट्रिक्ट हो सकता है? यूं यूं हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर यूं पकड़े तो अपने आप से डायलेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक, अब हम थोरेसिक कैविटी की आपको इंपॉर्टेंस बताने आ रहे हैं। और आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट बताया था मैं लंग्स में, कि लंग्स होते हैं नॉन मस्कुलर, यानी लंग की मेम्ब्रेन में मसल्स नहीं होती, और जब मसल्स नहीं है तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। तो कैसे होता है उसको समझते हैं हम लोग, आइए उसको पता लगाते हैं। ठीक है, तो जो थोरेसिक कैविटी है वो चारों ओर से किसको कवर कर रखी थी बेटा? लंग्स को। तुम लोग इसको मत देखो, ध्यान मत दो, तुम इसको देखो। ठीक है, मैं हटा ही दे रहा हूँ, लो। ठीक, तो थोरेसिक कैविटी, मेरा हाथ मान लो थोरेसिक कैविटी है। ठीक है, हाथ क्या है मेरा? पूरा थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या बंद है? लंग्स। ये मेरा लंग्स है। ठीक बेटा, अब देखिए थोरेसिक कैविटी क्योंकि चारों ओर से क्लोज है, तो अगर थोरेसिक कैविटी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो लंग्स भी देखिए पिचक रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। थोरेसिक कैविटी फैल रही तो लंग्स भी फैल रहे हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट, डायलेट, कॉन्ट्रैक्ट, डायलेट, कॉन्ट्रैक्ट, डायलेट।
तो क्या लंग्स अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट डायलेट कर रहे हैं? तो आंसर क्या होगा? नहीं। वो किस वजह से डायलेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ड्यू टू द थोरैसिक कैविटी। शाबाश, ठीक है, समझ में आई बात आप लोग को? तो लंग्स के अंदर एबिलिटी नहीं होती है खुद से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की, लेकिन लंग्स क्योंकि इनक्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं थोरैसिक कैविटी में, और थोरैसिक कैविटी जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी तो लंग्स का वॉल्यूम कम और ज्यादा होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ब्रीदिंग पर्पज। जब मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ाऊंगा तो यह बात दोबारा फिर समझाऊंगा, ठीक है? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है लंग्स, तो लंग्स डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द मसल्स, ठीक है? बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से कर रहे हैं? वो कर रहे हैं थोरैसिक कैविटी की वजह से। तो थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में जब भी चेंज होगा तो वो किस पे रिफ्लेक्ट करेगा? डायरेक्टली लंग्स पे। थोरैसिक कैविटी अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, थोरैसिक कैविटी डायलेट होगी तो लंग्स भी डायलेट होंगे, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग पर्पस। तो थोरैसिक केज की इंपॉर्टेंस पता लग गई आपको? आगे चलते हैं हम लोग। एक छोटा सा टॉपिक है रेस्पिरेटरी ट्रैक, बस उसको कवर कर लेते हैं पहले, फिर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है आपको? तो भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब बेटा हो गया आपकी नाक से लेकर आपके एल्वुलाई तक का पूरा पार्ट, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाएगा, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रैक मतलब होता है रास्ता, ठीक? अब रेस्पिरेटरी ट्रैक में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, या इसी को हम लोग बोल देते हैं कंडक्टिंग जोन, और एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट, या इसी को बोलते हैं एक्सचेंज जोन। ठीक? तो कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट क्या है उनको समझते हैं। तो देखिए, नाक से लेकर और अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है, आपको सारा रास्ता पता है। तो नाक से लेकर, नोज से लेकर अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है बेटा? कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन जो होता है ना, वो एक्सचेंज ऑफ गैस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन ये प्रिवेंट करता है किस चीज को? ये ट्रैप करता है किस चीज को? फॉरेन बॉडी, डस्ट पार्टिकल, पैथोजन को, इन सबको, ठीक है? तो इसका काम क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है जो आपने पूरा नेजल ट्रैक का फंक्शन पढ़ा था, क्या? प्रिवेंट एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल, डस्ट और फॉरेन बॉडीज। अरे फॉरेन की स्पेलिंग क्या होती है भाई? FOREIGN, फॉरेन बॉडी, ठीक? दूसरा फंक्शन क्या आता है? ड्राई एयर को किस में कन्वर्ट करना? मॉइस्ट एयर में। और तीसरा फंक्शन क्या था? कोल्ड एयर को किस में कन्वर्ट करना? वार्म एयर में। आपको बताया था वार्म का मतलब ये नहीं कि आप किसी को जला दोगे, ठीक है? वार्म एयर का मतलब क्या है? कि हवा गर्म हो जाए। इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। तो आपने लिख लिया होगा ये, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी पार्ट की। तो बेटा कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है? केवल एयर को ले जाना और उसमें से धूल मिट्टी, फॉरेन बॉडीज, इन सबको हटाना, ठीक है? इसको हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं नेजल ट्रैक में भी, ठीक? अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट की या एक्सचेंज पार्ट की। तो रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट ये होता क्या है? एल्वेलाई एंड एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर डक्ट। जो एल्वलाई और एल्वलाई के अंदर जो डक्ट जाती हैं, वहां पे क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग एक्सचेंज जोन बोल देते हैं, ठीक?
दूसरी बात, ये जो एल्विलाई या एल्वियोलर डक्ट का काम क्या है? इट एक्सचेंज द रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किससे एक्सचेंज करेंगी? रेस्पिरेटरी गैसेस यानी ऑक्सीजन और कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड विद द ब्लड। ठीक है, तो ये दोनों का काम होता है। ठीक, नोट कर लो। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हम लोग, है ना। अगर नहीं नोट कर पाए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कोई भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो जिसको आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से लगा, देखो मैं हर एक चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लगवाऊंगा हर एक चैप्टर के। ठीक है, आपको मैं अपने बनाए हुए क्वेश्चन भी दूंगा जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी नीट में ज्यादा से ज्यादा रहे, और आपको मैं जो हूँ, जो आपके डाउट होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे, उनको भी बताऊंगा। तो उनके लिए मैं एक डाउट सेशन ऑनलाइन लगा दूंगा, और आपको उसका डिस्क्रिप्शन मेरे क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा। ठीक है, कि किस दिन मैं डाउट क्लास लगा रहा हूँ, कितने बजे लगा रहा हूँ, किस बैच की लगा रहा हूँ। ठीक बेटा, तो आप वहां से कंफर्म कर लेना, है ना। फिलहाल तो आगे चलते हैं इसके। तो आगे यहाँ पे जो चल रहे हैं हम लोग, वो किस चीज को लेके चल रहे हैं? देखिए, कुछ स्टेप्स होते हैं ब्रीदिंग या रिस्पायरेशन में। ठीक है, तो कौन कौन से रिस्पायरेशन में स्टेप्स होते हैं, तो वही हम लोग करने आ रहे हैं। तो रिस्पायरेशन इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। फॉलोइंग स्टेप्स, सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप जो भी एयर को इनहेल करते हो या एक्सेल करते हो, यानी बाहर निकालते हो, एटमॉस्फेयर से जो भी चेंज करते हो, वो कहाँ, किनके बीच में होता है? तो वो होता है एटमॉस्फेयर एंड लंग्स एल्विलाई के बीच में। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस आप समझते हो, ठीक है, कौन कौन सी? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी गैसेस इन बिटवीन लंग्स एल्विलाई एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर और लंग्स एल्विलाई के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। इसको ही, क्योंकि ये लंग्स के बीच में हो रहा है, तो इसी को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, कौन सा? पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? लंग्स के लिए। पल्मोनरी वेंटिलेशन, क्या बोल सकते हैं बेटा इसको हम लोग? पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, इतना नोट कर लो। फिर जब ये गैस आपके लंग्स एल्विलाई में पहुंच जाएगी, यानी ऑक्सीजन पहुंच गई और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बाहर निकल गई, तो लंग्स एल्विलाई से कहाँ जाएगी? तो लंग्स की एल्वियोलर मेम्ब्रेन से वो कहाँ पास हो जाएगी बेटा? वो पास हो जाएगी ब्लड में, ब्लड कैपिलरी में। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन, MEM मतलब मेम्ब्रेन लिख रखा है। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ गैस थ्रू द एल्वियोलर मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा? ये नेक्स्ट स्टेप। फिर इसके बाद जब एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू गैस जो है वो कहाँ पहुंच जाएगी, देन गैस को, कौन सी गैस बेटा? ऑक्सीजन। हम लोग बेसिकली ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन रीच टू ब्लड। ठीक, तो इस स्टेप में क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन ऑफ गैस होगा जब एल्वियोलर मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी के बीच में, तो उससे क्या होगा? ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में चली जाएगी और एल्विलाई से चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, और जो एल्विलाई में ऑक्सीजन रहेगी
वो ब्लड कैपिलरी में चली जाएगी, और जब ब्लड कैपिलरी चली जाएगी तो ब्लड में आ जाएगा वो। ठीक है, तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन का कहाँ पहुंचना, टिश्यूज तक। ठीक, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, गैस, और गैस का मतलब ऑक्सीजन ही है। ठीक है, थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, चौथा स्टेप, अब ब्लड के थ्रू जब ट्रांसपोर्ट होगी तो वो गैस यानी ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगी, वो पहुंचेगी टिश्यूज में। ठीक है, तो यही लिखेंगे आप, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। और जब भी रेस्पिरेटरी गैस लिखेंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी ना, गैसेस इन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड से क्या पहुंच जाएगा, ब्लड से पहुंच जाएगा ऑक्सीजन टिश्यू में, और टिश्यू से क्या निकल के आएगा, टिश्यू से निकल के आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और लास्ट स्टेप क्या होता है बेटा, अब लास्ट स्टेप मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, इतना नोट कर लिया सबने, नहीं नोट किया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पहला वाला पॉइंट क्यों हटा रहा हूं। अब याद करिए, जब मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपको है क्यों। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है, ताकि आपके जो सेल में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो ऑक्सीजन से फूड को ऑक्सीडाइज करा के आपको एनर्जी दे। ठीक है, यानी मैं जो बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन दे रहा है, मेरा खाया हुआ खाना, फूड, और फूड किसके साथ मिलकर एनर्जी दे रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो लास्ट स्टेप जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड in mitochondria of the cell which is a catabolic process। कैसा प्रोसेस है, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना, और एनाबॉलिक का मतलब होता है बनना। ठीक है, तो विच इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी एंड CO2 इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है बेटा, एनर्जी जो है वो बनती है, और साथ साथ क्या होता है, उससे CO2 निकलता है। ठीक, और ये इसी को हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑल्सो नोन एज, के अपॉन ए मतलब नोन एज, है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फूड में से ग्लूकोज निकल के पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पे क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया उस फूड को जलाता है मतलब ब्रेक डाउन करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिससे क्या बन जाता है बेटा, उससे बनती है एटीपी एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक, इतना नोट डाउन कर लो।